नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में सहेली कार्यक्रम। वैसे तो महिलाओं के जीवन में बहुत से दर्द हैं, लेकिन कमर दर्द, घुटने दर्द और कंधे दर्द की बात ही कुछ और है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार हैं, जो हेड एंड फाउंडर हैं रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्स से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। सबसे पहली बात तो ये रूमेटोलॉजी होता क्या है और इसमें महिलाओं के कौन कौन से दर्द कवर होते हैं? देखिए, आज भी अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं रूमेटोलॉजी क्या होता है, तो ये डिनोट करता है कि रूमेटोलॉजी एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है जो बडिंग स्टेज में है। इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता। तो रूमेटोलॉजी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इनमें जो प्रॉब्लम हो रही है जो नॉन ट्रोमेटिक है, यानी कि चोट नहीं लगी है लेकिन कोई डिजीज़ हो रहा है अंदर ही उनमें, अंदर कुछ है। और अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिनमें इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो जी। वो सारे डिजीजेस जो हैं वो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस में आते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसमें 200 के करीब कंडीशंस आते हैं तो वो गलत नहीं होगा। 200, बाप रे! हमारे कैमरा पर्सन मनीष जी ने भी यही सवाल पूछा था, ये ऑर्थराइटिस या ये ऑर्थो से किस तरह अलग है? क्योंकि लोग हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑर्थो के पास जाते हैं। तो जी। ये ऑर्थो से किस तरह अलग होगा? आपने खुद ही हालाँकि बताया कि अंदर ही अंदर की जो प्रॉब्लम होती है। हाँ, अंदर की प्रॉब्लम औरतों में भी हो जाती है, हुँ, लेकिन जो डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, मतलब मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, हुँ, मेडिकल इलनेसेस हैं, वो रूमेटोलॉजी में आते हैं। हुँ, जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या किसी और तरीके के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑर्थोपेडिक्स में आते हैं। हुँ, चाहे वो बोन के ट्यूमर हो गए या फिर चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, ये सब कंडीशंस ऑर्थोपेडिक्स के डोमेन में आ जाती हैं। हुँ, लेकिन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हुँ। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें वीक हो जाते हैं बोन्स, तो उसको वो दोनों ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉमन एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर दोनों ही लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, इसलिए मैं आप ही से शुरू करना चाहूँगी। आपको होता है दर्द? हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल। दर्द एक ऐसी चीज़ है, कोई इंसान मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में ये कह नहीं सकता कि मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। चाहे वो जॉइंट पेन की जो हम बात कर हाँ, रहे हैं, हम तो जिस दर्द हमें की भी बात। होता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है। होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे जोड़ होते हैं उसको एक मशीन मान लें, और जब मशीन है उसमें लुब्रिकेंट है जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कह देते हैं। जी। और जो हम जब हमारे जोड़ चलते हैं, हम काम कर मतलब उस पे कुछ भी काम लेते हैं उनसे, तो वो जो लुब्रिकेंट है वो हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट में जॉइंट के। और जॉइंट के जो बोन्स होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेज कह देते हैं, जी। जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो इसमें या तो लुब्रिकेंट कम हो जाए, या फिर जो आपका शॉक एब्जॉर्बर है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, या फिर जो आपकी हड्डियां हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उन मेल अलाइनमेंट, यानी कि जी। जब आपकी आपकी चाल ठीक नहीं है बचपन से या बाद में जाके, या विमेन हील्स पहनती हैं, तो हुँ, हील की वजह से भी अगर चाल खराब हो रही है, तो क्या होगा, मशीन के जैसे दो पार्ट हैं, तो अगर वो मेल अलाइंड होंगे तो ऐसे यहाँ पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी, ज़्यादा घिसेंगे, पार्ट ज़्यादा हुँ, घिसेगा। और जब वो घिसेगा तो जो, अब डिपेंड करता है कि रिपेयर प्रोसेस कैसी है, कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली रिपेयर भी चल रही होती है हुँ, वेयर एंड टेयर के साथ साथ। हुँ, तो जब वो वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाती है, क्यूमुलेटिव डैमेज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिपेयर उतनी नहीं हो पा रही। हुँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉइंट्स को यूज़ करना चाहिए, अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले कि हम भूल जाएँ, आपने हील का ज़िक्र छेड़ ही दिया है। सब लड़कियाँ पहनती हैं। पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, बिल्कुल कितना पहननी चाहिए। पहननी चाहिए ना? जी, हाँ, बिल्कुल पहननी क्योंकि चाहिए, लेकिन कुछ शुरू चीज़ों का में ध्यान रखना चाहिए। क्या? जैसे कि हील, जो हाई हील आप कहीं जा रहे हैं पहन के, तो उसको कुछ कम समय के लिए पहने। किसी पार्टी में, फंक्शन में आप जा रहे हैं, आपने पहन लिया। अब ये नहीं कि आप, आपकी वो आदत में आ गया, हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई हील 2.5 इंच से ज़्यादा की अगर आप पहन रहे, हुँ, हील्स इतनी ज़्यादा है, तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो पीछे मसल्स होते हैं, हाँ, वो जी। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे ना। हुँ, और जो आपकी बॉडी की एक एक्सेस होती है, नॉर्मल एक्सेस, वो मैल अलाइंड हो जाएगी, वो ओके। टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, हुँ, है ना। तो हुँ, उसकी वजह से क्या होगा, जो जॉइंट पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली, हुँ, वो अफेक्टेड होगा, तो जॉइंट की डैमेज ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ जो आपके मसल्स हैं उस पे स्ट्रेन पड़ेगा, तो आपके मसल्स में, प्रकाफ में पेन शुरू हो जाएगा, जो कहते हैं ना पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाएगा।
एड़ी में वहाँ पे बहुत सारी जो हमारी मसल्स हैं वो इंसर्ट होती हैं बोन्स पे, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, टेंडिनाइटिस हो जाती है। कुछ लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस हो जाती है कि अगर जो आप चप्पल पहन रहे वो कंफर्टेबल नहीं है, आपके में प्रॉपरली फिट नहीं होती, तो प्लांटर फेशियाइटिस हो जाती है। और कमर में लो बैक पेन हो जाता है। ये तो लॉन्ग सारी टर्म में चीज़ें होता है या मतलब आपको कितने वक्त में पता लगने लगे? क्योंकि हम जैसे कई लोगों को देखते हैं बहुत कंफर्टेबली वो हील्स पहनते हैं, मॉडल्स वगैरह को देख लें, एक्ट्रेसेस को देखें, तो हम जब भी देखते हैं हील्स में देखते हैं और उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती, तो हमें लगता है ये तो कंफर्टेबली पहन रहे हैं, ये फिर हम मानते हैं कि ये स्टाइल है, वो कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए उनको अपने चेहरे पे शिकन दिखानी नहीं होती, हम्म। लेकिन शिकन दर्द असर तो पड़ता उनको भी, है। हाँ, 100% पड़ता है। ओके। और एक चीज़ ये है कि जितना टाइम वो अपने आप को मेंटेन करने पे, जैसे आपकी डाइट है, हम्म। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, हम्म। या जितनी देर आप उनको देख रहे हैं, वो रैंप वॉक पे देख रहे हैं या फिर कहीं और देख रहे हैं, हम्म। तो 24 घंटे होते हैं। बाकी के टाइम में क्या कर रहे हैं ये तो आपको नहीं पता होता, लेकिन हाँ, बाद में जाके प्रॉब्लम्स तो उन्हें भी होते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। अब क्योंकि हम चप्पलों की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें फिर फ्लैट का भी ज़िक्र छेड़ लेते हैं। बिल्कुल फ्लैट पहनने में भी कई बार पेन होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल। महसूस किया हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे फुट में एक आर्च होती है, कभी आपने देखा होगा, जी, जी। और वो आर्च कभी भी डिस्टर्ब होगी तो पेन होगा। हुँ, ओके। तो हमने पैरों से शुरू करा है। अब बताइए कि और महिला जी हाँ, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन बहुत ऑकवर्ड है लेकिन एकदम एग्जैक्ट मुझ पर बीता हुआ है। लगभग 2 साल तक मेरी ये कमर में ऐसा दर्द होता था कि ऑफिस में जैसे मैं अपनी स्टोरी दिखाने जा रही हूँ, पहले पोज बनाती थी कि वो देख ना ले, उसके बाद मैं धीरे से जाती थी और बिल्कुल इम्प्रेशनलेस आके बैठती थी। उठने पर दर्द, बैठने पर दर्द, चक्कर आते थे। मेरी एक फ्रेंड ने कहा एक कंबल वाले बाबा हैं, उनके पास चलो वो दर्द निकाल देंगे। मैं भी थी इसके साथ। अब हम फ़ोन सोचते रहे कहाँ से नंबर लाए, तो बाई दी वे कहीं हमें मौका मिल गया, हम वहाँ पर गए। कंबल वाले बाबा ने थे झपट झपट की, पता नहीं क्या खींचा क्या नहीं खींचा, दर्द गायब, चक्कर गायब, सब कुछ गायब। अब मैं इस दहशत में रहती हूँ कि फिर हुआ तो कंबल वाला बाबा कहाँ से लाऊंगी, तो उसका क्या करें? जी। नहीं, देखिए, अब उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन कभी-कभी जो हमारे पेन्स एंड एक्स होते हैं, तो उस वो पोजिशनल भी होते हैं, कि आपने जैसे उन्होंने आपको कुछ हिदायत भी दी होगी कि आप कुछ करें या ना करें, या कुछ भी नहीं कहा। कहा जंप करके दिखाओ सबको, मैंने खुद खूब छलांगे मारी कि शायद दोबारा हो तो ठीक कर देंगे ये। और दूसरा ये होता है, कुछ प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी होता है। कभी जहाँ विश्वास होता है, जैसे हमें होता है, कई बार हुँ। पेशेंट मेरे पास आता है, तो अंदर घुसता है, कहता है कि आपने जो दवा लिखी थी वो बहुत अच्छी थी और मैं बहुत ठीक हो गई। राइट? मुझे क्या महसूस होता है कि नहीं, दवा तो वही थी जो दूसरे ने लिखी थी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। हुँ। लेकिन वो एक उस पे ऐसा असर हो रहा है कि वो फ़ील कर रहा है कि मैं ठीक हो गई, पेशेंट कहता है। दूसरी चीज़ ये होती है, कभी-कभी जैसे किसी मसल में स्ट्रेन है, मसल स्ट्रेन की वजह से पेन हो रहा है, तो कुछ ऐसे जैसे एक्यूपंक्चर होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो अगर मान लीजिए खुल गया, वो पर्टिकुलर मूवमेंट किया और वो खुल गया, तो हुँ। आपकी दर्द गायब हो गई, वो वैसे हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये कह देना कि उन्होंने कुछ ऐसे दबाया, कुछ किया और उससे दर्दें ठीक हो गई, वो नहीं मानी जा सकती बात, बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। दैट्स नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। डॉक्टर साहब टेनिस एल्बो जो ये दर्द होती है ये ठीक हो जाती है, ये इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? ठीक भी हो जाती है अपने आप, क्योंकि जो टेनिस एल्बो होती है वो इसलिए होती है कि वहाँ पे एक मसल जाके इंसर्ट हो रही होती है। तो जब आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट, जिसमें कि उस मसल का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो जहाँ वो अटैच हुई है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो दर्द होने लगता है। तो वो जब आपने वो मूवमेंट नहीं किया, उसको रेस्ट दे दिया, तो अपने आप ठीक हो गई। लेकिन बार बार आप अगर वो मोशन करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो हो सकता है वो क्रॉनिक हो जाए, और फिर उसके बाद वहाँ पे फिजियोथेरेपी एंड लोकल इंजेक्शंस, वो सारी चीज़ें लगानी पड़ें। ये जो सुबह 4 बजे से उठकर लोग गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, रात को भी घूमते रहते हैं तालियां बजाते, ये हेल्थ के लिए ठीक है क्या? मतलब मुझे समझ वॉक नहीं आया, वॉक जैसे करना। वॉक करते हैं सुबह-सुबह। जी। सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं कि हम फिट रहे, वॉक ही करते रहते हैं। या वॉक करना जॉगिंग। जितना वो ईज़िली कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो करें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हुँ। और किसी भी एज में, मैंने देखा है कि कुछ लोग 80 इयर्स के हो गए हैं, फिर भी वो 7 किलोमीटर की वॉक करते हैं, दे आर वेरी फिट। इट हुँ। ऑल डिपेंड्स कि कितना किसी की कैपेसिटी है, बट कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स लेने चाहिए रोज़ फिटनेस के लिए। हुँ। तो ठीक है, लेने चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना ठीक है। आपके पास जो महिलाएँ आती हैं जनरली किस तरह की प्रॉब्लम्स की शिकायत ज़्यादा होती है? क्योंकि हम देखें और आप देखेंगे अब टीवी में भी ऐड औरतों को
सामान्य तौर पे ये दिखाया जाता, घुटना, कमर, पीठ यही दर्द होता रहता है। तो दिन भर के काम-काज से त्रस्त होकर या इसमें भी जेनेटिक का कुछ रोल है? आपके पास कैसे केसेज़ आते हैं ज़्यादा? देखिए मैं ये तो कहना चाहूँगी यहाँ पर कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी आर्थराइटिस होती है। लेकिन हाँ, महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली मिलती है हर प्रकार का, जो गठिया या आर्थराइटिस या जॉइंट पेन जो भी आप कहना चाहें, उसकी वजह है। एक तो ये है कि अगर हम बात करें सीरियस प्रकार की आर्थराइटिस, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीजेज, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं क्योंकि एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है। जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, हमारी इम्यूनिटी के सारे जीन्स उस पे मौजूद होते हैं, और फीमेल्स में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। और आप जानते हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आप देखें तो फीमेल का बेटर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी, ये जो उनके हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफ़ी हद तक इम्यूनिटी के लिए। तो वो इम्यून डिजीज़ में इसलिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। दूसरा ये होता है कि जो उनका कार्य करने का, काम करने का तरीका है विमेन का, तो जो घर के ज़्यादातर काम वही करती हैं, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, मॉपिंग हो, कुछ भी हो, वॉशिंग क्लोथ्स, आयनिंग। तो आप सोचें कि आपका जो पोस्चर है वो कैसा रहता है। तो जितने भी काम काज होते हैं उसमें कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, राइट, और कंधों में दर्द, रोटियां बना रहे हैं और सब ऑब्वियसली उनको ज़्यादा कॉमनली होगा। हाँ जी। हाँ, ये तो सरप्राइजिंग नहीं है कि कंप्यूटर में मतलब भी ये काम करते हैं तो कंप्यूटर में भी होता है, और लेकिन वो भी बच सकते हैं आप इन सब चीज़ों से। अपनी जो पोस्चर है उसको सही रख के, और कंप्यूटर पे जब काम करना है तो कंप्यूटर स्टेशन कैसा होना चाहिए, और काम जब करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, चेयर कैसी होनी चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन कहाँ पे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम सब काफ़ी इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। ये तो हमने औरतों की बात की, औरतों में ये चीज़ें कॉमन है। कुछ सरप्राइजिंग भी आता है आपके पास कि यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ जिसकी पहले एज लिमिट कुछ और थी लेकिन अब जनरली पहले यंग बच्चों में होने लगा है दर्द? रोज़ ही सरप्राइजेज़ होते हैं एक्चुअली देखें तो। लेकिन यहाँ पे ये सच है कि जो आर्थराइटिस है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अच्छा। वो न्यूबॉर्न को भी हो सकती है कि बच्चा जन्मा और उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, और 100 ईयर का कोई है तो उसमें भी हो सकती है, राइट। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जो यंग जनरेशन है उनको कमर में दर्द, उनके नेक में पेन, उनके हाथों में दर्द, स्टिफनेस हो रही है फिंगर्स में। तो वो उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है। तो मैं कहूँगी सबसे बड़ी वजह तो उसकी ये है मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि जो हमारे हाथ की न्यूट्रल पोजीशन होती है वो ये होती है, राइट, स्ट्रेट फिंगर्स एंड सारे कुछ। लेकिन क्या होता है जब आप अपने मोबाइल को होल्ड करते हैं, जो आपके मोबाइल ऐसे ही तो होल्ड करते हैं ना हाथों पे, तो आपकी इनकी पोजीशन क्या है उंगलियों की, ये, और आप छोटे छोटे मसल्स होते हैं, आप उनको स्ट्रेन कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, उनको लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है। तो और तो ऑब्वियसली उंगलियों में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। मैंने देखा कि एक बच्चा 19 इयर्स का था और उसके फादर लेकर आए कि उसको डिफॉर्मिटी आ गई है लिटिल फिंगर में। तो देखा, इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं निकला। फिर निकल के क्या आया कि वो स्मार्टफोन यूज़ करता है बहुत सालों से। जितने भारी फ़ोन होते हैं उसको हम सपोर्ट कैसे करते हैं, इस फिंगर पे ही तो सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये फिंगर ऐसे ही रहती है, तो जो यहाँ के मसल्स थे, सॉफ्ट टिश्यूज थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, सिकुड़ गए थे, तो उंगली की पोजीशन यूं हो गई थी। तो उसको फिजियोथेरेपी और सारा कुछ एडवाइस किया, लेकिन बाहर में सोचा आर्थराइटिस है करके उस पर दवाइयाँ शुरू आपको भी हुई। हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, आपने बताया था ना, अब उंगलियां वो क्या उसी से रिलेटेड है? मेरे ये थंब के पास इधर बोन बड़ी हुई है और इधर वाली, तो इसमें समर्स में तो नहीं उतनी प्रॉब्लम, विंटर्स में बहुत पेन होता है। देखिए, विंटर्स में पेन्स थोड़े बढ़ भी जाते हैं, लोगों को आमतौर पे भी विंटर्स में बढ़ जाते हैं, और उसका वजह ये होता है कि जो मसल्स हैं जब वो वार्म करते हैं तो किसी भी चीज़ में देखिए उसकी स्टिफनेस कम होगी। विंटर्स में जो है स्टिफनेस ज़्यादा होती है उसमें, तो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं पेन्स एंड एक्स। दूसरा ये होता है कि विटामिन डी, विंटर्स में आप घरों में रहते हो, बाहर धूप में नहीं, कितना धूप ले लेते हैं, और धूप भी अच्छी पूरी नहीं मिलती, और दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन भी बहुत होता है, उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ सनलाइट है वो ठीक नहीं मिलती, तो वो भी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी दर्दें होने लगती हैं। एसी में लोगों को देखा होगा, जब आप एसी में बहुत देर तक सो लेते हो या बैठ लेते हो, सुबह सो के उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को स्टिफनेस हो जाती है।
राइट। तो इसका असर तो पड़ता है, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट को। एज का क्या रहता है, क्या टीन एज में अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं, उसके बाद जब आप कंसीव करते हो या डिलीवरी के बाद, और फिर मेनोपॉज के आसपास, तब दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं सब उसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि मेनोपॉज के बाद ही ज़्यादा पेन होता है, या ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है, या शुरू से ही नहीं, अलग अलग स्टेज पे? ज़्यादातर उस एज में देखने को मिलती हैं, हम्म, क्योंकि जैसे हमारी स्किन एज होती है, वैसे हमारे जॉइंट्स भी एजिंग प्रोसेस को से गुजरते हैं। हम्म, तो जब एज होते हैं तो उसमें वही जो हमने कहा डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम्म, तो पहले कहते थे वो 40-45 के बाद शुरू होती है लोगों को, तब दर्दें शुरू होती हैं। आजकल लोगों को जल्दी शुरू हो गई है, क्योंकि आजकल लोगों ने, जैसे हम बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल तरीके से अपने जॉइंट्स को यूज़ करना शुरू कर अब्यूज दिया है करना ना। शुरू कर हाँ, अब्यूज़ करना, अब्यूज़ इज़ द राइट जी। वर्ड। तो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ बहुत अर्ली एज में देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले कहाँ सुनने को मिलता था कि 14-15 साल, 16 साल का बच्चा है और उसके गर्दन में दर्द हो रही है या बैक में दर्द हो रही है। अब तो पढ़ाई भी ऐसी होती है, जब से ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तब से तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेड पे बैठ के किताबें हाथ में मतलब लेटे आधी पोजीशन, बीन बैग, ये सब चीज़ों पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो उस वजह से यंग एज में जॉइंट पेन एंड एक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके। तो लाइफस्टाइल की वजह से Lifestyle, ओबेसिटी बढ़ गई है। हाँ, ओबेसिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जो कह रहे हैं ना ओबेसिटी का एपिडेमिक होने वाला है, हाँ, तो वो भी गलत नहीं है। और उसकी वजह से भी डिजनरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अपने जॉइंट पे तो वजन डाल रहे हो ना। हम्म, इवन जो आपका जो स्कल है, ये वाला जो है 3 to 5 kg वेट होता है, जो सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ रहा है। और जब आप न्यूट्रल पोजीशन में हो तो ये नॉर्मली आ रहा है, लेकिन जब आप अपने घर, जब मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, तो यू आर बेंडिंग योर नेक ना, ऐसे करके, हम्म। तो वो लोड और बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है, तो डिजनरेशन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो दैट इज़ द मेन फैक्टर फॉर पर इंक्रीजिंग जिस aches तरह and pains in people. एंटी एजिंग क्रीम, या लोग अब एंटी एजिंग फेस के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, मसल्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए कुछ नहीं है? नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम्स हेल्प करते हैं और यूज़ करते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, डू यू रियली थिंक इट हेल्प्स? नहीं, झूठा है एकदम। Yes, you have to have, good food, मतलब diet, exercise, happiness quotient, having good sleep, reading, engaging yourself in activities which you like, right? Socializing, इससे एज बढ़ती है, इससे यंग दिखते हैं। लेकिन एंटी एजिंग का टेम्परेरीली तो दिख सकता है, इट्स लाइक मेकअप आपने कर लिया तब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और उसके बाद जब वो हटता है, अच्छा उसके और डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे इलनेसेस हो जाते हैं, लाइफ भी एट स्टेक हो जाती है, ज़िंदगी तक चली जाती है, तो जी। हम उनको अच्छा तो नहीं कह सकते। तो इसलिए एंटी एजिंग और ये सब चीज़ें तो पर I वो think मसल्स people वगैरह shouldn't के लिए get भी into it. कुछ ऐसा जो कुछ अच्छा खान पान, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिससे हम इनको बचा के रख सकते हैं? सप्लीमेंट्स की बात मैं नहीं करूँगी। हम सब बड़े हुए हैं घर का हेल्दी खाना खा के, सो घर में आदत यही डालनी है बचपन से बच्चों को कि घर का जो हेल्दी खाना होता है, जैसे ICMR ने कभी डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया था जिसमें मेंशन किया था कि कलरफुल थाली और सारे कैलोरीज कितने लेने चाहिए। जी। तो कलरफुल थाली का मतलब है यू हैव टू हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं, दाल और चावल, रोटी, यही सब चीज़ें हैं, घी, राइट। तो आजकल जैसे आप कहें कि नॉट जीरो कैलोरीज, एक्चुअली इट्स अबाउट कि लेना ही नहीं है फैट। हाँ, अब मैं कहती हूँ, नहीं, वो तो बाहर का आप ऐसे कर रहे हैं, बाहर तो क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जी। कि वो तो नहीं खाने चाहिए, दैट इज कैंसरस, है ना, वो बहुत ही, हाँ मैं वही बता रही हूँ, बाहर का जो आप खा रहे हो उसमें तो बहुत कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं, कि कैंसर का भी प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है। तो आजकल देखें आप, यंग लोगों को भी कैंसर हो रहा है, सुनने में हर दिन आ जाता है, जी। राइट। और तो इसलिए जो घर का खाना है दैट्स द बेस्ट फूड। और आपका चीट डे हो सकता है, मैं यंग लोगों को बोलना चाहूँगी, ठीक है आप कभी कभी चलेगा जी, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए हेल्दी फूड के साथ में। आपका सवाल पर। मेरी शायद प्रॉब्लम आपके पास सॉल्यूशन होगा। 15 साल पहले अचानक मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे पाँव झन झन कर रहे हैं, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी,
किसी का सहारा लेती थी। और उसके बाद मेरा एक्सरे हुआ, फिर थोड़ी देर बाद कई बार चलने भी लगते थे। एक्सरे हुआ तो एक्सरे में बहुत चिंताजनक एक्सरे था, लेकिन मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला। मैंने एक्सरसाइज होती है ऐसे पैरों को दबा के, वो धनुष बाण जैसे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या की कि मैंने लिखने का तरीका बदला। इंदिरा जी बैठती थी ना आगे को, मैं सहारे से नहीं आगे होकर के बैठने लगी। अभी 1 महीना पहले मैं कंप्यूटर पे काम कर रही थी, ये जो कुर्सी है ना ये थोड़ी फिसली, मैं ऐसे करके धम से गिरी, ज़्यादा ऊंचा नहीं थी, तो मेरी जो नीचे की एक छोटी सी हड्डी होती है कमर, उसमें चोट लगी, पर दर्द इतना नहीं था कि मैं सह ना सकूं। फिर वही होने लगा, ये पूरी टांगों में मेरे दर्द होता है और मैं खड़ी नहीं हो, मुझे सहारा लेना पड़ता है 1 मिनट में। और ये नीचे तक कभी एक पैर कभी दूसरा पैर, फिर मैं उसी वक्त लेटती हूँ, वही जो पुरानी एक्सरसाइज हैं वो सारी दोहराती हूँ, पर थोड़ी देर बाद वो चल पड़ता है। पर अब थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लेटना और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। इतना पैर मतलब झन 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 करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खून ही नहीं है। और मैं हर वक्त ऐसे ऐसे करके पैरों को ऐसे ऐसे करती नहीं, मैं ऐसे ऐसे, और मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत लिखती हूँ। और जब मेरे पहले हुआ था तब मैं पीएचडी कर रही थी, 8-8 घंटे की सिटिंग थी मेरी, तब तो मैं मानती हूँ। अब भी मतलब मुझे थोड़ी, मैं परेशान हूँ। और मैंने कभी पेन किलर नहीं खाया, दूध और दही में ज़्यादा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो जिस तरह से मुझे कहते हैं मैं वैसी स्टाइल। और मैं कभी सहारे से नहीं बैठती हूँ, कार में भी मैं बिल्कुल आगे होके बैठती हूँ। अब मुझे आप सुझाव, क्या करूँ मैं? देखिए ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि आपकी जब आप गिरे तो हड्डी में चोट लगी आपको उस समय। नहीं थी, बस थोड़ा पेन होता था, छोटी सी हड्डी नहीं होती, छोटी। चोट से मेरा मतलब है कि कुछ चोट ऐसी होती हैं जो एक्सरे में पिकअप दिख जाता है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती। अगर ग्रॉस चेंज आएगा किसी भी स्ट्रक्चर में तभी वो किसी इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा, राइट। और जैसे कहते थे अंदरूनी चोट है वो दिख नहीं रही, चाहे वो मसल फाइबर टेयर हो गए हों, चाहे फिर वो बोन में चोट लगी हो, राइट। होता यह है कि जब आपकी पोस्चर ठीक नहीं रही होती है किसी भी समय, तो जो हमारे मसल्स हैं वो कम्प्लीटली, हाँ, वो स्ट्रेन में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं ना वो उस जॉइंट को एक नॉर्मल पोजीशन में रखने की कोशिश कर रही हैं, तो वो स्ट्रेन उन पे पड़ रहा है। तो जो जो बैक पेन होता है ज़्यादातर हड्डियों का नहीं हम बात करें, ये हो रहा है क्योंकि आपको कहते हैं लंबर स्ट्रेन, है ना। तो वो उसको हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश कर रही है, तो वो स्ट्रेन में है, तो उसकी वजह से दर्द हो जाता है। दूसरा एक चीज़ होती है कि फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो भी यूजुअली कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ साइलेंट डिजीज़, उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन कभी कभी माइक्रो फ्रैक्चर्स, है ना, इस तरह की जो दिख नहीं रहे एक्सरे में, लेकिन कुछ कुछ बोन में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है, जो कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। दूसरा आपने कहा कि जो आपको झंझनाहट होती है, अगर आपको झंझनाहट हो रही है तो इसका मतलब आपकी जो नसें हैं यानी कि नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं कहीं। वो हो सकते हैं इस पोजीशन में कंप्रेस हो रहे हो, जब आप ऐसे होती हो तो कंप्रेस नहीं, एग्जाम्पल, हाँ हाँ, तो वो उस पोजीशन में कंप्रेस ना हो। जैसे आपने पैर कुछ एक्सरसाइजेस कर ली तो जो वहाँ पे इम्पिंजमेंट हो रहा था, जो दब रहा था नस, वो ठीक हो गया, तो इसलिए आपकी वो झंझनाहट ठीक हो गई। तो इसका ये है कि आप जो एक्सरसाइज करती हैं और अपने आप को ठीक रखती हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। हाँ, ये मैं कहूँ कि जाके, लेकिन हाँ एक बार टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए, क्योंकि जब हम एमआरआई कराते हैं तो उसमें दिख जाता है कि जो नस निकल रही थी, नर्व्स निकल रहे थे, वो कहीं कंप्रेस हो रहे हैं, तो वो हेल्प करता है। आपका इतना दर्द होता है, लेकिन अपने आप ठीक हो जाता है। कभी इधर होता है, कभी इधर, पर ये दर्द मेरे नीचे नहीं जाता है, यहीं तक नहीं जाता। आपकी इच्छा शक्ति से भी काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है मुझे लगता है। कोई, जी। आप ठीक रहेंगी बिल्कुल, आप चिंता ना करें, बस एक्सरसाइजेस और जो जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, अच्छी लाइफस्टाइल रखें। जी। तो अपनी इंदिरा जी देखी होंगी, बिल्कुल आगे होकर बैठती थी। चाय पानी आते मैं वैसे ही बैठती। आपका सवाल। मई में मैं ऐसी घर में गिर गई थी, घर में ऐसी स्टूल में अटक के, तो ये शोल्डर में थोड़ा मतलब डैमेज हो गया था, टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई थी। तो फिजियोथेरेपी भी करवाई, वो बांधते हैं, वो सब किया, बट अभी भी दर्द होता है, जैसे ना रात को या तो एसी में जैसे बहुत ज़्यादा, ये जॉइंट यही है जॉइंट, और इधर सारा फिजियोथेरेपी भी करा ली, लेकिन अभी भी दर्द है। तो इसके लिए क्या किया जाए?
वो तो दवाई दे दी डॉक्टर साहब ने तो मेरे को। नहीं, अगर ऐसे दर्द हो जाता है आपको तो किया ये जाए कि जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी अलग चीज़ है, वो आके कोई आपसे कराता है, हॉट फॉर्मेंटेशन दिया, कोल्ड फॉर्मेंटेशन दिया, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो होती है। दूसरी कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो शोल्डर के आसपास के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के। क्या होता है कि कुछ मसल स्ट्रॉन्ग, आप एक्सरसाइज अपने आप कर रहे हो तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन जो उसकी दूसरी एंटी मसल्स हैं वो उनके लिए कुछ नहीं किया तो हाँ, तो वो वीक हो गई, तो भी आपका जो पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो प्रॉपर एक्सरसाइजेज करने हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ जिनमें आपको दर्द होता है, दोज एक्टिविटीज़ कैन बी अवॉइडेड। मैं तो यही बोलूँगी, बाकी उसी से ठीक रहेंगे, क्योंकि डीजनरेटिव चेंजेस जो आ गए होंगे, जैसे कहते हैं चोट लगती है वहाँ स्कार बन जाता है तो वो नहीं जाता, तो ऐसे ही आपको चोट लगी तो थोड़ा बढ़ जाती है जो डीजनरेटिव प्रोसेस है वहाँ की, तो वहाँ भी कुछ ऐसे मैं कहूँ लेमैन में कि एक स्कार सा बन गया, तो नॉर्मल एनाटमी तो डिस्टर्ब हो गई ना जॉइंट की, तो वो पेन होता रहता है उसकी वजह से। और डायबिटीज़ अगर होती है किसी को या कुछ और चीज़ें होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम वो बढ़ जाती है। तो बेस्ट थिंग इज़ डूइंग एक्सरसाइजेज और प्रॉपर पोजीशन में जॉइंट को रख के काम करें। मुझे छोटी सी बात और पूछनी है, कभी मैं परमानेंट कुर्सी पे तो नहीं बैठ जाऊंगी? नहीं नहीं, अगर आपकी आपका ये विल डर पावर है तो इतनी कभी स्ट्रांग है तो बिल्कुल अपना वेट कंट्रोल रखिए, जो अपनी आपके एक्सरसाइजेज हैं वो सब करिए, बिल्कुल लीजिए, और योगा जो करते हैं दैट आल्सो हेल्प्स। एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब मेरे ना इस हाथ में तो दर्द नहीं होता है, इसके इस जॉइंट में होता है सिर्फ, ऐसा क्यों? देखिए बॉडी में कुछ भी सिमेट्रिकल, ऐसा बोलूँ कि एक अगर एस वाले जॉइंट में हो रहा है तो इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है, राइट? तो कुछ चीज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। कोई कहे कि मेरे से दर्द, किसी को प्रॉब्लम शुरू हुई सपोज आर्थराइटिस, तो चल तो वो दोनों जोड़ों से रहा है, मतलब दोनों घुटनों, दोनों पैरों पे, सब दोनों पैरों पे चल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही हील में दर्द क्यों होता है या एक ही नी में दर्द क्यों होता है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहना चाहिए कि माइक्रो लेवल पे होती हैं, आप उनको देखें तो समझ नहीं आता है, बट होता है ऐसा। वो चीज़ डॉक्टर समझ सकता है। हाँ जी, यूरिक एसिड पोस्ट मीनोपॉजल विमेन जो होती हैं उनमें नॉर्मली बढ़ा हुआ हो सकता है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आर्थराइटिस है, क्योंकि आजकल कॉमनली देखा है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड मान लीजिए कट ऑफ जो है 6 है वो 7 है, तो इसकी वजह से इट्स नॉट ट्रू। डॉक्टर साहब मेरा 7.4 4.3 बट ये तो दर्द उसकी वजह से नहीं हो रहा, यूरिक एसिड तो पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रही है, बस एक ही में क्यों चलता। अब आप वो देखिए स्थिति कि कब इसमें आप उसकी ओनली लेफ्ट हैंड, या तो इससे काम होता रहता है शायद इसीलिए नहीं होता ये इसमें। हाँ, बट योगा एक्सरसाइज तो मेरा चलता है, ऐसा नहीं है। तो वो ये कंडीशन कब होती है मैम कि जब औरतों को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? कि कई बार ऐसे दर्द होते हैं शाम तक ठीक हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम में हम खासतौर पे महिलाओं की ही चर्चा कर रहे हैं कि वो सुबह दर्द होता है, सोचते हैं शाम तक ठीक हो जाएगा या कुछ लगा लिया। कब आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? वो शरीर में कौन सा दर्द है या कहीं पर भी दर्द हो रहा है? देखिए, अगर मान लीजिए एक आध दिन के लिए दर्द हुआ और वो ठीक हो गया तो कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन दर्द के साथ साथ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं। मान लीजिए किसी को बुखार आना शुरू हो गया है, ओरल अल्सरेशंस हो रहे हैं, बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं किसी को, या फिर स्किन पे रैशेज हो जा रहे हैं किसी को, बहुत बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया यानी कि बिल्कुल गंजेपन वो जोड़ों के दर्द के साथ साथ। इसके अलावा अगर किसी लेडी को सांस फूल रही है या कुछ भी ऐसे आँख से देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ भी सिम्टम अगर आ रहे हैं जॉइंट पेन के साथ, वो तो एक चीज़ है। दूसरी, जब जोड़ों में जकड़न जो है 30 मिनट से ज़्यादा तक रहती है, आप सुबह उठे 2-3-4 मिनट जकड़न हुई, ठीक हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो परसिस्ट कर रही है हाफ एन आवर तक और या उससे ज़्यादा तक, तब ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी जोड़ में सूजन आ गई है और लाल हो गया है जॉइंट, राइट, और कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, आप काम नहीं कर पा रहे हो, दर्दें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो स्वेलिंग जॉइंट में है, रेडनेस आ गई है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आर्थराइटिस की कैटेगरी में आ जाता है, वो सिंपल पेन नहीं होता। और आपका बैक पेन अगर हो रहा है, कहते हैं जो स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है वो विमेन में नहीं मिलती, ये कहा जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं उनमें भी मिलती है, लेकिन मेल्स के मुकाबले कम मिलती है, लेकिन वो यंग गर्ल्स में ज़्यादा
कॉमनली शुरू होती है, लेकिन होता क्या है वो इग्नोर होती रहती है कि वुमेन में सोचते हैं बैक एक हो रहा है, वो हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बाद में जाके जब वो परसिस्टेंट हो जाता है तो पता, या घर में किसी और को हो जाती है, बेटे को हो जाती है, किसी को, तो फिर लेके जाते हैं तो आप पूछते हैं मदर को भी, घर में किसी और को ये प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, मदर को पेन होता था, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है उनको स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा, रिकरेंट अबॉर्शंस लेडी में, वो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के लक्षण अगर होते हैं किसी को, तो ड्राइनेस ऑफ आईज, के आंसू बनने बंद हो गए, मतलब आप रो रहे हो, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसको, ये रोती नहीं है, ये रोना नहीं आ रहा, देखो ये तो खुश है, लेकिन क्या बेचारे के आंसू ही नहीं आ रहे, रो रही आंसू नहीं आ रहे, मुंह में लार सूख गई है, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स अगर और किसी को, यस, और इसका जो इलाज है वो दवाओं से संभव है। दवाओं को लेकर भी कई मिथ हैं, और जैसा कि हमने बात की थी, तो उन दवाओं को लेकर भी लोगों की चिंताएं रहती हैं, वो कैसे हल करेंगे? देखिए, अगर किसी को गठिया है, सीरियस वाला गठिया, यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर है, तो उसमें बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिसिन दिए जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब है कि उम्र वाला गठिया, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, राइट। और वो ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो हो सकता है नई नई दवाएं ऐड होती जाएं उसमें, जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो नई दवाएं ऐड करते हैं, जब फर्स्ट लाइन दवाएं काम नहीं करती तो सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। कुछ बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इसमें दिए जाते हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव, आम आदमी को उसे अफोर्ड करने में मुश्किल आती है। और ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समझना ये होगा कि जो गठिया होती है वो सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लंग्स, किडनीज, हार्ट, आँखें, सुनने की क्षमता, सब अफेक्टेड हो सकते हैं। हम कहते हैं, तो जैसे ल्यूपस का जो मरीज होता है उसको बुखार भी आ रहा है, उसको जोड़ों में तकलीफ भी हो रही है, उसके चेहरे पे लाल लाल चकत्ते भी पड़ रहे हैं, बाल पूरे झड़ गए हैं, स्किन में रैशेज हो रहे हैं, उसके वो मुंह से ब्लड भी आ रहा है, पल्मरी हीमरेज हो गया है, उसके बाद किडनी फेल हो रही हैं, किडनी पे असर आ रहा है। तो ये बहुत ही सीरियस इलनेसेस होती हैं, तो इनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर कहे ज़िंदगी भर दवा चलेगी तो चलेगी। वो जो डर था ना उनका कि किसी और पे तो आश्रित नहीं होना पड़ेगा, कुर्सी पर तो नहीं बैठना पड़ेगा, ये डर हर महिला का होता है कि मतलब किसी दूसरे पर ना आश्रित होना पड़े। तो घुटनों के लिए आप और क्या कर सकते हैं कि ये नौबत ना आने पाए, और बाकी सब दर्द भी, क्योंकि घर का काम तो निपटाना है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी है, क्योंकि आप देखिए घर का काम तो फीमेल्स हमेशा से देखती रही हैं, हमेशा से। तो क्या उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी? नहीं होती थी। आजकल क्यों बढ़ रही है? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि एक ना बहुत जल्दबाजी है। आई एम श्योर यूल एग्री, जब मॉर्निंग में आना है तो आप बिल्कुल कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी वो रेडीमेड फूड पे आप डिपेंड कर रहे हो, तो आपकी डाइट अफेक्टेड हो गई, राइट। और वो अफेक्टेड हुई तो ओबेसिटी आ रही है, वेट बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे भी डिजेनरेशन जो है ज़्यादा होगी जॉइंट्स की। इसके अलावा घर में जैसे आप कहा कंप्यूटर पे काम करने लगी हैं विमेन बहुत लेट आज तक, उनकी पोजीशन ठीक नहीं है तो उनके हाथों में भी दर्द शुरू हो गए हैं, उंगलियां दर्द कर रही हैं, कमर में दर्द हो रहा है, कोहनी में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, नेक में, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खान पान अच्छा रखें कि ओबेसिटी ना आए, फूड न्यूट्रिशियस हो जिससे कि कोई कमी ना हो शरीर में। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइजेज है ना, आज वो जरूर करें, मतलब वो मेल का डोमेन ही नहीं है खाली कि वो मतलब जिम या एक्सरसाइज, वो विमेन को भी करनी चाहिए। योगा को जरूर अपना पार्ट बनाएं, अच्छी नींद लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं करते, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ना सिर्फ ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ती हैं यानी कि गठिया बढ़ता है, बल्कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, सब कुछ बढ़ता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहें, किसी चीज़ को मतलब अपने पे हावी ना होने दें। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है और सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई उसके बहुत गाता फिरता है, दूसरा उसको अपने तक रखता है, सहता है और हैंडल करना जानता है, मतलब वो जानता है कि आई हैव टू फेस इट। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, तो आपकी बॉडी भी, आपका ब्रेन को पता नहीं होता आप झूठा हंस रहे हो या सही हंस रहे हो। अगर आप शीशे के सामने स्माइल कर रहे हो तो ब्रेन ये जानता है कि आप खुश हो, स्माइल कर रहे हो, तो वैसे ही हॉर्मोन्स, केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे ब्रेन में। तो ये भी ध्यान रखें, जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर हैप्पी। ये आपने बहुत पते की बात की, क्योंकि बात यही है। और तो जी जी बिल्कुल, हाँ। ये जो क्रैम्प्स आते हैं वो भी इससे रिलेटेड है क्या?
क्रैम्प्स जो मसल्स में आते हैं कभी कभी क्या होता है, देखिए मिनरल्स मसल्स की, हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, कोई कोई एक्टिविटी चल रही है जो आपको दिख नहीं रही, तभी तो उनको फूड और न्यूट्रिशन मिल रहा है मसल्स को। तो अगर उनमें कोई कमी हो गई, कोई पर्टिकुलर मिनरल की कमी हो गई, विटामिन की कमी है, तो उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा। दूसरा, अगर उनकी सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सर्कुलेशन से बाहर निकालना ज़रूरी है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्रैम्प्स आते हैं। तो आपको टेस्ट कराना चाहिए कि कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, ये सब चीज़ें करा के एक बार देख लेना चाहिए। और बहुत पते की बात जो आपने ये कही कि मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आपका दर्द भी आपका और बाकी सबका दर्द भी आपको ही निपटाना है, इसलिए दर्द Yes, सहते भी मुस्कुराते yeah. रहना और है, भूल इसलिए जाएंगे कि दर्द कहीं हो भी रहा था, फिर आप सोचोगे जैसे उन्होंने कहा कि वो गायब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही मुस्कुराहट अपनी कायम रखनी है, इससे सारे दर्द आपके काफूर हो जाएंगे। लेकिन बात भी ध्यान रखनी है कि कब आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। इस एपिसोड में इतने ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।